नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर जो हम लोगों ने कल करंट का एमसीक्यू शुरू किया है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स मैं आपको करवाता हूं, जो बीपीएससी के लिए शायद मैं ही करवा रहा हूं। और शानदार क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। कृपया करके पहले के वीडियो भी जाकर देखिएगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कल, और वो आपको 70 बीपीएससी करंट एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने पहले बिहार स्पेशल के करंट अफेयर भी अपलोड किए थे। आज हम लोग कल के आगे के सवालों को करेंगे, और इसका पीडीएफ आज आपको शाम में या रात तक मैं भेज दूंगा। हमारा जो पब्लिक चैनल है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कशन ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा मुख्य चैनल है उस पर आपको सारे अपडेट और सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी मैंने, व्हाट्सएप का जो हमारा कम्युनिटी है उस पर भी मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो और व्हाट्सएप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके साथ में आपको हमारे चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपको आंसर राइटिंग का ज्वाइन करना हो ग्रुप वगैरह, तो शानदार ग्रुप चलता है। क्वेश्चंस आप कम्युनिटी में देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मिलता है क्वेश्चंस। आंसर राइटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नवंबर में आपका पीटी एग्ज़ाम प्रस्तावित हो सकता है, जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा चांस है नवंबर में ही एग्ज़ाम, मैक्सिमम चांस है कि नवंबर में ही एग्ज़ाम आपका होगा। सीटें ज़्यादा आएंगी कम आएंगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उड़ती उड़ती खबरें सभी जगहों पर है। कोचिंग वाले हवा फैला रहे एसडीएम आएगा, डीएम आएगा, मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि एसडीएम का सीट आए ना आए, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, एग्ज़ाम तो आप देंगे ही। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एसडीएम के सीट नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए तैयारी कीजिए अच्छे से, करंट अफेयर तैयार कीजिए, जीएस तैयार कीजिए। जीएस के भी पीवाईक्यू मैं शुरू कर दूंगा जल्द ही यूपीएससी के। कल कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था बंधुओं? तो कल 36 नंबर सवाल तक हमने कर लिया था, और शानदार सवाल थे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कृपया करके पिछला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। आज के भी जो सवाल होंगे वो बहुत ही अच्छे सवाल होंगे, लेवल उनका अच्छा होगा। इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियोस अच्छा है कि हम कम सवालों को अच्छे से समझ लें। हाल ही में बिहार के 2 नए स्थलों को रामसर कन्वेंशन की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में भी दिख सकता है। अब जब ये सवाल मैंने बनाया तब 3 और रामसर स्थल नहीं जुड़े थे। अभी वर्तमान में आपने देखा कि 2 स्थल तमिलनाडु के और 1 स्थल महाराष्ट्र का जो था उसको रामसर सूची में जोड़ा गया है। तो रामसर साइट की संख्या जो है वो चेंज हो गई, लेकिन जब मैंने ये बनाया था तब अलग था। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए क्या है यहाँ पर। 2 स्टेटमेंट तो आप सही कर ही लेंगे। ये नए स्थल नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है, जो बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है ये? मैं आपको ऑप्शन दूँ? जमुई जिला, मुंगेर जिला, बांका जिला। कहाँ पर है ये तीनों? आपको पता होना चाहिए। पता हो तो ज़रूर बताइएगा। दोनों को 5 जून 1997 को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। इससे पहले ये बर्ड सेंचुरीज थे। अब भारत में ऐसे कुल आर्द्रभूमियों की संख्या 83 हो गई है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। इनको 1984 में बर्ड सेंचुरी के रूप में नामित किया गया था, और अभी संख्या 83 नहीं है, नई संख्या। कृपया करके आप कमेंट करके मुझे बताएं, और आप एक बार सर्च करके देख ले रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है। रामसर साइट की संख्या 85 के करीब में हो गई है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं फैक्ट गलत कर दूं। कोई भी भगवान नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। इसको जरूर बताइएगा मुझे कि कितनी संख्या है। आई थिंक 85 हो गए हैं, 85 हो गए हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, और इसी तरह के सवाल आपको पिछले साल भी मिला होगा पेपर में। अब इसको ज़रा हल कीजिए। और ये जो है जो सर्वेक्षण हुआ था, ये मैंने डिटेल में आर्टिकल डिस्कशन में पढ़ाया था आपको। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-2023 के बारे में आपको बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति और आय वृद्धि के आशाजनक संकेत मिले हैं। उच्च आय के कारण ग्रामीण परिवारों में खाद्य व्यय का हिस्सा 50% बढ़ा है। यानी कि फूड पर जो व्यय कर रहे हैं ग्रामीण लोग, उसका हिस्सा 50% तक बढ़ गया है क्या? मैंने करवाया था आपको, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, ठीक है, भारत सरकार का सर्वे है ये। अब परिवहन, चिकित्सा, देखभाल और उपभोक्ता सेवा पर ग्रामीण व्यय कम हो गया है पहले की तुलना में। 83 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? देखिए 83 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ए, यानी कि यहाँ पर पहला सही है। कौन सा सही है? तो पहला सही है यहाँ पर। दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि 50% बढ़ा नहीं, 50% तक का व्यय हो गया है। देखते हैं दूसरा तीसरा स्टेटमेंट का सही वाला क्या होगा।
देखिए, ग्रामीण परिवारों में खाद्य व्यय का हिस्सा पहली बार मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के 50% से नीचे आ गया है। पहली बार ग्रामीण भारतीयों परिवहन, चिकित्सा व्यय, उपभोक्ता सेवा जैसे क्षेत्रों पर खर्च करने की वित्तीय क्षमता में सुधार हुआ है। इसी के बदौलत भारत सरकार ये क्लेम कर रही थी कि भारत में गरीबी कम हो गई है। याद कीजिए, मैंने आपको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे करवाया था। अगला सवाल है कि ग्राम स्तरीय प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये सवाल अगर आप गलत करते हैं तो थोड़ा सा चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि ये पॉलिटी का सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को यानी कि स्टेट को, आर्टिकल 12 वाले स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का निर्देश देता है। 73वें संविधान संशोधन 1991 के तहत पंचायती राज संस्थाएं बनी थी। संविधान की 12वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपती है। संविधान की 12वीं जो शेड्यूल है वो 29 जो अलग अलग काम है वो सौंपती है किसको, तो ग्रामीण जो पंचायत हैं उनको। बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 छोटा सा फैक्ट था, आपने ध्यान नहीं दिया। और 29 कार्य जो है ये 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को सौंपा गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का नाम आता है। जिसने गलती किया है, अब आप समझ रहे हैं कितनी छोटे छोटे मिस्टेक आपसे एग्जाम में हो सकते हैं। तो ये आपको यहीं पर इसको हल करके सीख लेना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी गलती कर लेंगे वहाँ पर उतनी गलती कम होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण स्टार्टअप उद्यमों की स्थापना के लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना लाखों बैंकों रहित लोगों के लिए बैंक खाते। भारत नेट कौन सा सुमेलित गलत है, ये पूछा है, गलत सुमेलित है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य। हुनर हाट ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों, शिल्पकारों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए मंच प्रदान करता है। तो 40 का आंसर क्या हो, इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि हुनर हाट जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें समुदाय में जो कारीगर होंगे उनको भारत सरकार सपोर्ट करती है। अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ योजना में हुनर हाट का नाम आता है। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ये योजना नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 का आंसर डी हो जाएगा। 41 है, फिलिस्तीन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। फिलिस्तीन के बारे में सवाल है, फिलिस्तीन तो रोज ही चर्चा में रहता है। और एक चीज़ है बंधुओं, कल भी मैंने सिखाया तो सबसे पहले इसको देख लेना है, गलत पूछा है सही पूछा है। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 142 ने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है, सॉवरेन कंट्रीज माना है। आपको याद है कुछ, स्पेन, स्वीडन और कुछ देशों ने, आइलैंड ने स्वीडन को, किसको, तो फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। कुछ याद आ रहा है, मैंने करवाया था आपको, मैंने आपको ये भी करवाया था, कोई ऐसा पहली बार थोड़ी न हुआ है। बहुत सारे देश हैं ऐसे जो उसको मान्यता देते हैं देश का। इसे पहली बार 1997 में राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। भारत ने भी इसे संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं बंधुओं, तो 41 का आंसर हो जाएगा पहला, और दूसरा यहाँ पर गलत है। यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही है। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 145 ने एग्जाम में जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे 145 है वर्तमान तक, फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है। पहली बार 1988 में इसको मान्यता मिली थी और भारत ने भी मान्यता इसको दे रखी है। भारत के फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंध है। राम अल्लाह में इसकी सरकार वगैरह बैठती है और उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। फिलिस्तीन हमेशा से ही भारत का नज़दीकी संबंध रहा है, इजराइल के साथ भी रहा है। इसलिए भारत हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है इजराइल में, कि वहाँ पर यहूदी लोगों का इजराइल देश भी होना चाहिए और अरब लोगों का फिलिस्तीन राष्ट्र भी होना चाहिए। भारत ने हमेशा समर्थन किया है। फिलिस्तीन को मानवीय सहायता के नाम पर बहुत बड़ी धनराशि भी भारत प्रदान करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ की यात्रा भी की थी। अगला सवाल देखिए क्या है, और भारत के गाने मूवियाँ बहुत फेमस है फिलिस्तीन वगैरह सब देश में, बॉलीवुड। हाल ही में आर्मेनिया खबरों में रहा है, इसके सीमावर्ती देशों पर विचार कीजिए। मैंने करवाया था आर्मेनिया का मैपिंग, वही सवाल पूछ लिया है आपसे। ज़रा मुझे बताइए कौन से देश नहीं हैं, सीमावर्ती देश कौन से यहाँ पर नहीं हैं, ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में आर्मेनिया खबरों में रहा है, तो बताइए इसका कौन कौन से देश से सीमा लगता है। मैंने करवाया था, मैंने बताया था कि आर्मेनिया अजरबैजान का विवाद भी चलता है बहुत बड़े इलाके को लेकर, उस इलाके का नाम भी बताया था मैंने आपको। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 यहाँ पर, यानी कि तुर्कमेनिस्तान से सीमा नहीं लगती है उसकी, बाकी अजरबैजान, ईरान और तुर्की तीनों देशों से उसकी सीमा लगती है। अजरबैजान के साथ उसका युद्ध भी हुआ, युद्ध में वो हार भी गया। भारत उसको पिनाका रॉकेट का सप्लाई करेगा।
पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है भारत उसको बेचेगा। ठीक है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खबरों में है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए, आप लोग विचारशील प्राणी हैं, कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है आपसे। इसी प्रकार के एग्जाम में भी सवाल होंगे। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और विचार कीजिए इस पर कि क्या सवाल पूछा है, क्या आप इसको हल कर पा रहे हैं। इसमें 836 द्वीप हैं जिसमें से केवल 28 पर ही लोग रहते हैं। वे बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में सैंडविच है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछा गया है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु सैंडल पीक है जो 737 मीटर ऊंचा है। अब मुझे जरा इसका बताइए कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। 43 का आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है बंधुओं। इसका आंसर है बी, यानी कि यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, 31 द्वीप है जिस पर लोगों का निवास है, जहाँ पर लोग रहते हैं। बाकी जो है वो निर्जन द्वीप है, वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं और वहाँ पर इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको करवाया था कि नीति आयोग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अब ग्रेट निकोबार के बारे में मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना के बारे में अब आप बताइए मुझे। परियोजना के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, डिटेल पढ़ा था, मैंने तो उत्तर लेखन भी करवाया है, इस पर बार बार करवाया है कि लिखो, इसको लिखने से फैक्ट्स याद होंगे। इसे 2021 में एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को। इसे पूरे 836 द्वीपों की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति में सुधार होगा। 836 के 836 द्वीपों में इसके कार्यान्वयन से नीति आयोग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। 44 का आंसर हो जाएगा सी, केवल पहला यहाँ पर सही है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर लागू की जाने वाली मेगा परियोजना है। इस परियोजना को नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद लागू किया जाएगा, जिसमें द्वीप के लाभप्रद स्थिति का उपयोग करने की क्षमता की पहचान की गई है। और ये जो है, इस प्रोजेक्ट में नीति आयोग क्रियान्वयन में शामिल नहीं है। नीति आयोग ने इसकी रूपरेखा भले ही तैयार की थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन केवल और केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम जो है, जिसको क्या कहा जाता है, ANIDCO कहा जाता है, इसका क्रियान्वयन केवल और केवल इसी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोई नीति आयोग इसके क्रियान्वयन में शामिल नहीं है बंधुओं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 836 द्वीप नहीं, बल्कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार का, उसी द्वीप पर ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। 836 द्वीपों को आर्थिक और ये सब लाभ परियोजना, ये सब थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगा। 836 द्वीपों में सुधार तो नहीं हो पाएगा, बल्कि ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम जो द्वीप समूह हैं उसमें हम इसको लागू कर रहे हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खबरों में रहा है, इसके बारे में जरा सा मुझे बता दीजिए। आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा। क्या है कि यह एक प्रतिष्ठित संवैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों की शीघ्र निपटान से संबंधित है। वर्ड शब्द घेरिए, एग्जाम में भी घेरना है आपको। इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा की गई थी। इसका मूल मंत्रालय पर्यावरण और वन मंत्रालय है। बताइए मुझे 45 का उत्तर क्या हो जाएगा, आप अगर निकालेंगे तो कौन सा सही है, तो केवल दूसरा सही है यहाँ पर। अब देखिए इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा है ही नहीं, जो शब्द मैंने घेरा है उसको काट देना है। ये न्यायालय है एक तरह का, तो न्यायालय किसी मंत्रालय के तहत नहीं आता है। तो पहली बात तो तीसरा स्टेटमेंट को काट ही दीजिए, तीसरा स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। पहला क्या है, संवैधानिक नहीं है, ये कोई संविधान में संशोधन करके कोई आर्टिकल नहीं बनाया गया था NGT का, बल्कि क्या है, ये केवल और केवल एक वैधानिक बॉडी है जिसका 2010 में एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। NGT एक्ट 2010 जो बनाया गया ना, उसी के द्वारा केवल इसको स्थापित किया गया था। तो इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो भी आप कर लेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में बनाया गया था, मनमोहन सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री थे और उस समय इसका निर्माण किया गया था। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं, केवल 2 यहाँ पर सही है, बाकी पहला और तीसरा सही है। एक चीज़ और समझिएगा इसके बारे में, अगर इसने कोई फैसला सुनाया है और आपको उस फैसले से आपत्ति है तो आप कहाँ पर जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो NGT को हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त है, इसीलिए अगर इसने कोई फैसला दिया है तो उसके बाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप उस फैसले की सुनवाई नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले की सुनवाई होगी। हालिया पुष्पक खबरों में रहा, इसके बारे में ज़रा मुझे बताइए। पुष्पक मैंने पढ़ाया था, यह भारत का दूसरा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, मतलब कि रीयूजेबल प्रक्षेपण यान है ये।
यह इसरो की RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग प्रयोग की दूसरी श्रृंखला है। मिशन पूरी तरह से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का? इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा कथन है गलत? तो यहाँ पर 1 और 3 गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले पुनः प्रयोज्य यान यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-02 पुष्पक का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। और मैंने आपको उसमें पढ़ाया था पुष्पक के बारे में। मैंने आपको बताया था एक कार नुमा ये वाहन होगा जिसके द्वारा हम क्या कर सकेंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और हमारा लॉन्च व्हीकल सुरक्षित तरीके से वापस आ जाएगा। यह इसरो की RLV लैंडिंग प्रयोगों की दूसरी श्रृंखला है। इस मिशन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने लिक्विड प्रपोल्सल सिस्टम सेंटर और इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट के सहयोग से अंजाम दिया था। इसमें केवल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र शामिल नहीं था बल्कि और भी एजेंसियां शामिल थी। इसीलिए इसका आंसर पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप सभी सवालों को पॉज करेंगे और उसका उत्तर निकालेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या अगला सवाल जो इसमें 6 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब जरा इसको हल कीजिए, पढ़िए एक बार वीडियो को रोक करके 6 में से कितनों आप सही कर पाते हैं। यह एक स्वचालित पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। ये एक विशेष प्रकार का स्पेस शटल है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका उपयोग उपग्रहों और कार्गो को अंतरिक्ष में ले जाने या उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। यह उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ सकता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष मलबे को साफ करने, उपग्रहों के मरम्मत के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिका, रूस, चीन और जापान के पास में ऐसी तकनीक है। निम्न से कौन सा कथन सही है? इस तरह के सवाल एग्जाम में भी होते हैं जिसमें भारी 5-5, 6-6 स्टेटमेंट या 5-5, 6-6 आपको दे दिए जाते हैं, आप उसको उसमें से चुनना होता है। कुछ नहीं है, इसका आंसर डी है, सारे सही हैं। मुझे आपको RLV के बारे में बताना था इसलिए यहाँ पर सारे के सारे सही हैं। ये सारे स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे तो भी आपका पुष्पक टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सही है बंधुओं, सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। कृपया करके इसको ध्यान रखें, सवाल पूछा जाएगा। मानसून के मौसम में बादल फटना सामान्य है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या है। ये एक छोटे से क्षेत्र में अल्पकालिक तीव्र वर्षा की घटना है। अल्पकालिक, छोटे समय में खूब वर्षा। यह एक क्षेत्र में 200 मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक की अप्रत्याशित वर्षा वाली घटना है। मैंने बादल फटने वाला सवाल टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था और उस समय भी पूछा था, अब टेस्ट में भी डाला था, उसमें भी पूछा था। अब मुझे ज़रा बताइए कि बादल फटने का डेफिनेशन क्या है भारतीय मौसम जो विभाग है उसके अनुसार। इसकी मूल स्थितियां कम तापमान और तेज हवाएं हैं। कौन से कथन गलत हैं बंधुओं? आपको चुनना है, जरा चुनिए और मुझे बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। बादल फटना एक मौसमी घटना है जिसमें क्या है 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर 1 घंटे मगर वर्षा हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा वर्षा हुआ तो उसको हम बादल फटना कह देते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, बादल छाए रहने की स्थिति अधिकतम होती है। साथ ही तापमान का कम होना और हवाएं धीमी चलना। यहाँ पर तेज हवाएं लिखी हुई है। तेज हवा जब चलेगी तो बादल को अपने साथ उड़ा ले जाएगी, बादल इकट्ठा नहीं हो पाएगी, तो अचानक से क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाया कीजिए, परीक्षा में भी कई सारे सवाल आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, पहला केवल यहाँ पर सही दिया हुआ था। हाल ही में कोरबा खादान में लिथियम पाया गया, यह कहाँ पर स्थित है? कोरबा खादान में लिथियम का खनन शुरू किया गया है। कोरबा कहाँ पर है बंधुओं? ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी मैंने पूछा था आपसे। भारत की साइबर साझेदारी चर्चा में है। इस समझौते में कौन से अन्य देश संबंधित हैं? साइबर साझेदारी को लेकर भारत ने कुछ दिन पहले ही समझौता किया था। इसमें एस्टोनिया संबंधित है। एस्टोनिया मैंने ये आपको करवाया था। एस्टोनिया के बारे में मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको ये भी बताया था बाल्टिक सागर के किनारे के ये देश हैं। नॉर्डिक क्षेत्र के बारे में आपसे सवाल पूछा गया। नॉर्डिक यानी कि स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड उसको कहते हैं, और फिनलैंड हो गया। ये सब जो देश हैं इनको नॉर्डिक कंट्रीज़ माना जाता है। और उत्तर के आर्कटिक क्षेत्र के आसपास के ये सारे के सारे देश हैं। इसमें पश्चिम यूरोप का सबसे उत्तरी भाग शामिल होता है नॉर्डिक क्षेत्र में। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इसके सदस्य देश हैं। आपको गलत कथन पूछा गया है। अटलांटिक महासागर में स्वालबार्ड द्वीप इसका हिस्सा नहीं है। स्वालबार्ड द्वीप याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था नॉर्वे का स्वालबार्ड द्वीप।
डेनमार्क एक नॉर्डिक देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर गलत है, क्योंकि स्वालबार्ड द्वीप सहित ये पूरा का पूरा इलाका नॉर्डिक क्षेत्र कहलाता है। पश्चिमी यूरोप का उत्तरी का हिस्सा जो है वो सबसे दुनिया में खुशी और सुखपूर्वक लोग वहीं पर रहते हैं। सबसे दुनिया के हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये। जो डेवलप्ड देश हैं इंग्लैंड अमेरिका, उनका भी सपना है कि हम इन देशों जैसा बन पाएँ। तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह के शानदार देश हैं ये। अगला सवाल मंत्रिपरिषद के बारे में है बंधुओं, जरा मुझे बताइए, इसका उत्तर बताइएगा। देखिए क्या है सवाल, कथनों विचार कीजिए कौन से सही हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर है। 42वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। मंत्री ने जो राष्ट्रपति जी को सलाह दिया है, क्या उसकी जांच की जा सकती है देश में? आप मुझे बताइएगा कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दिया, क्या उसका जांच होता है इस देश में? हो सकता है। मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन शामिल है। बताइए मुझे क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो 52 का आंसर हो जाएगा बंधुओं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी, केवल 3 सही है यहाँ पर, बाकी पहला और दूसरा गलत है। 15% हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया है, ये दुनिया के किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। इसीलिए केवल और केवल यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पर दूसरा भी गलत है। 15% होना चाहिए। ये 15% वाला सवाल यूपीएससी पीटी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप आपको इंटरेस्ट लग रहा होगा थोड़ा सा इसमें। इसी प्रकार के सवालों को प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए इस तरह का। वन लाइनर भी मैं आपको करवाऊंगा, एडिटोरिया और स्पीडी, वो सब भी करवाऊंगा एग्ज़ाम से पहले। लेकिन इसका अभ्यास इतने अच्छे से कीजिए कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। आप वीडियो को रोकिए, बार बार स्टेटमेंट पढ़िए, उससे वर्ड को घेरिए कि क्या बोला जा रहा है, कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। ये सब आपको अभ्यास डालना पड़ता है अभी से, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में यही सब कर पाएंगे। नहीं तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट जाकर पहली बार वहीं पर इस तरह के सवालों को देखेंगे तो आप नहीं टैकल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है सवाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध करवाना है। यह 2016 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टर एक स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की 2 प्रकार की योजनाएं होती हैं। यह तो आपने पढ़ा होगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। 2011 पॉपुलेशन के आधार पर हम आज भी गणना करके लोगों को आवास दे रहे हैं, क्योंकि नया सेंसस तो हुआ ही नहीं है। कौन से कथन सही होंगे। 53 का आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 53 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल 3 है यहाँ पर सही, बाकी पहला और दूसरा गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है भाई? इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध करवाना है, और 2022 तक इसका रखा गया था, अब 2026 किया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत मैदानी राज्यों में कुल व्यय केंद्र और राज्य के बीच में 60-40 के अनुपात में साझा किया जाएगा, और इसीलिए ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2016 से प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। 2016 तक इसको किस योजना के नाम से जाना जाता था बंधुओं? तो इसको जाना जाता था प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के नाम। तो ये योजना पहले से ही चली आ रही थी, 2016 में इसको शुरू नहीं किया गया है, पहले से ही चली रहा था, बस इसका नाम परिवर्तन हुआ है 2016 में। पहले इसका क्या नाम था? तो इंदिरा आवास नाम था कांग्रेस के ज़माने में, बाद में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ये 2 योजना है। अब जरा और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना जो है ये 2 योजना है, एक अर्बन के लिए है और एक रूरल एरिया के लिए है। दोनों अलग अलग हैं, कृपया करके दोनों के मंत्रालय भी अलग अलग है। एक का ग्रामीण विकास मंत्रालय है और एक का शहरी विकास मंत्रालय है, दोनों के मंत्रालय भी अलग अलग हैं। तो कृपया इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहुत बार मैंने पढ़ाया है आपको, इसमें घोटाला भी हुआ था एमपी में, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, कैग के रिपोर्ट में इसका नाम आया था। अग्निपथ योजना चर्चा में है, जरा बताइए मुझे। अग्निपथ तो रोज ही चर्चा में रहता है, क्या है देखिए, कौन से कथन सही है ये बताना है। यह युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। 4 साल के लिए युवा सशस्त्र बल में सेवा करेंगे।
सालाना लगभग 50,000 से 75,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत सशस्त्र बलों में कर्मियों की औसत आयु घटाकर 25 वर्ष, वर्तमान में 32 वर्ष कर दी जाएगी। यानी कि जो हमारे फाइटर्स होंगे, जो आर्मी में जो फाइट करते हैं, उनकी एवरेज आयु हमें कम करनी है। अभी 32 वर्ष है। जो बोलते हैं ना कि सेना कभी भी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा उम्र दराज नहीं होना चाहिए। हाँ, कमांड देने वाले ऑफिसर्स हमेशा ज़्यादा उम्र के आपको दिखेंगे, लेकिन आपको जो वाकई लड़ते हैं, चाहे वो आपको स्पेशल फोर्सेज में दिखें, चाहे वो एनएसजी में दिखें या दूसरे में दिखें, आपको सामान्य तौर पर कम उम्र उनका होता है, कम उम्र उनका होता है। फिटनेस भी मायने रखता है, लेकिन उम्र कम होता है। तो ये एवरेज उम्र घटाने के लिए किया जा रहा है क्या? तो 54 के आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि पहला सही है यहाँ पर, दूसरा और तीसरा गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है, अग्निपथ योजना के तहत सालाना लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 45,000 से 50,000 ही रखा गया है। ये रेशियो बरकरार रखना है, आपको याद रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर भर्ती होगी तो सेना का रेशियो बिगड़ जाएगा। इसलिए सेना ने बांध रखा है कि 45 से 50,000 ही हम लेंगे एक साल में। अधिकांश 4 साल में ही सेवा छोड़ देंगे और बाकी जो कुछ बच जाएंगे उनको आगे का सेवा मिलेगा, सेवा विस्तार। बाकी को 4 साल पूरा होते ही बाहर कर दिया जाएगा। इस योजना में यह परिकल्पना की गई कि सशस्त्र बलों में कर्मियों की औसत आयु जो वर्तमान में 32 है, उसको 6 से 7 साल कम करके 26 वर्ष कर दी जाए, न कि 25 वर्ष है। बहुत ही डीप मैंने बना दिया था, 26 वर्ष। इसको बस इतना ध्यान में रखिएगा कि 26 से 32, ठीक है। 32 साल उम्र होती किस में? तो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए शायद 32 साल उम्र होती है। उस हिसाब से आप याद रखिएगा। एक याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक समझाया है। ओके, अगला सवाल है अमेरिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यों दिया था मैंने अमेरिका का सवाल? अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, और अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप के आसपास में, इसीलिए अमेरिका सवाल है ये। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर कनाडा के उत्तर में स्थित है। अलास्का पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है। पनामा नहर प्रशांत महासागर के पानी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 10 देश शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 10 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में 10 देश हैं क्या? उपरोक्त में से कौन से कथन सही होंगे? तो सारे के सारे यहाँ पर सही हैं, सारे के सारे सही हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ग्रेट लेक्स के बारे में आपको विचार करना है। सुपीरियर पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आपको लगाना है। अगर आप अमेरिका का मैप देखेंगे तो इस तरह का है, इसी तरह का है। थोड़ा सा इधर खींच दीजिए, इधर खींच दीजिए, इधर खींच दीजिए, है ना। और इसमें ग्रेट लेक्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही करके हैं। इनको आपको, ये सीमा पर हैं, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, तो इनको आपको वेस्ट से ईस्ट में सजाना है। ग्रेट लेक सारे रटे होने चाहिए, सारे के सारे ग्रेट लेक्स रटे होने चाहिए। एक सवाल पूछा जाता है लेक से, 67 हो, 68 हो, 69 हो, सब में पूछा गया है। एक सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। लेक विक्टोरिया के बारे में 69 में स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछा गया था। ज़रा मुझे बताइए। सुपीरियर सबसे पहले, फिर मिशिगन, फिर हुरॉन, फिर एरी, फिर ओंटारियो। अब आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा लेक केवल अमेरिका में है? ठीक है। अगला है वोल्खोव नदी, जो खबरों में रहता है उसके बारे में बताइए मुझे ज़रा। वोल्खोव नदी यह उत्तर पश्चिम रूस में स्थित है। यह इनमेल झील और लाडोगा झील को जोड़ती है। यह रूस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह सेंट पीटर्सबर्ग के पास में है। कौन सा कथन गलत है इसका? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। केवल और केवल 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बाकी के आपको 1 2 और 4 जो है वो सही दिया हुआ है। ये सही दिया हुआ है। इस नदी में एक बिहार के छात्र के डूबने से मृत्यु हो गई थी। बिहार का छात्र था आई थिंक, या यहाँ का था, उसकी मृत्यु हो गई थी। रूस में भारतीय छात्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए मैंने इससे सवाल दिया था। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। वोल्गा नदी रूस की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी को ही माना जाता है। वोल्गा नदी अपना मुहाना कैस्पियन सागर बनाती है। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के बारे में बताइए। कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। देखिए क्या है सवाल। मिट्टी को वैश्विक एजेंडे पर रखने के लिए दिसंबर 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। सॉइल एसोसिएशन 700 से अधिक भागीदारों के साथ साझेदारी की मेजबानी करता है और सॉइल एसोसिएशन लचीली कृषि खाद्य प्रणाली परियोजना के लिए मिट्टी मानचित्रण को लागू कर रहा है। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप, मिट्टी को लेकर जो पार्टनरशिप है दुनिया भर एक संगठन काम करता है, उसी के बारे में सवाल पूछा गया है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन सही है? केवल और केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। 700 से अधिक भागीदार, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हाल ही में ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप का 12वां पूर्ण सत्र हुआ है। वैश्विक मृदा भागीदारी दिसंबर 2022 में स्थापित हुआ था। ये कब स्थापित हुआ था? तो दिसंबर 2022 में स्थापित हुआ था ये।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन इस भागीदारी की मेजबानी करता है, जिसमें FAO सदस्य के अलावा 700 से अधिक भागीदार शामिल हैं। FAO मध्य अमेरिका, अफ्रीकी देशों में लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों परियोजना के लिए मृदा मानचित्रण को लागू कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर पहला हो जाएगा। एक चीज़ और है, कई सारे स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो में पूछा था कि किस महीने का करंट है। देखिए, मैंने जून से शुरू किया है, जून 2024 से शुरू किया है, और पीछे की तरफ पहले हम लोग पढ़ेंगे। जून के बाद हम लोग मई का करेंगे, फिर अप्रैल का, फिर मार्च का, फिर जनवरी फरवरी का करेंगे, फिर हम लोग जुलाई से शुरू कर लेंगे, फिर अगस्त का, जुलाई अगस्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट आपका जनवरी से, अगर आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो जनवरी के बाद का करंट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो उसी हिसाब से मैंने इसको तैयार करवाया है। आपको सेट तो मिलेगा ही, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है उसी से करंट बनाया है, जो नहीं पढ़ाया है उससे करंट अभी नहीं बनाया है, ओके। सेनेकाकू द्वीप जो चर्चा में रहता है, मैंने इसके बारे में 2-3 बार करवाया है। इस विवाद में जापान में सेनेकाकू द्वीप, चीन में दियाओ द्वीप और हांगकांग में तियायुताई द्वीप शामिल है। इसका नाम है अलग अलग। जापान, चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। कौन से कथन सही होंगे? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। जापान और चीन जो है दोनों इस पर दावा करते हैं, लेकिन ये जो है ये चीन सागर में स्थित है। 8 निर्जन द्वीप समूह है और इस 7 किलोमीटर का क्षेत्रफल का एरिया है और बहुत ज़्यादा विवाद का क्षेत्र रहता है ये। अगला है नए सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के बारे में आपको बताना है। सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली, जो हमारे मंत्री महोदय हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसकी चर्चा सदन में की थी, इसलिए चर्चा में आया था, मैंने आपको बताया भी था और अभी पढ़ाया भी था। यह सटीक स्थान ट्रैकिंग के लिए गगन का उपयोग करता है। US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी इसमें। यह फास्टैग आधारित टोल संग्रह की जगह लेगा। कौन से कथन सही होंगे? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है कि गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सहित GNSS का उपयोग करता है। यह US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS सहित किसी भी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली को संदर्भित करता है। GPS सहित किसी भी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली से अगर कोई गाड़ी चल रहा होगा तो उसका उपयोग करके इसको ट्रैक किया जा सकता है। यह वर्तमान में मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह के साथ साथ संचालित किया जाएगा, साथ साथ ही संचालित किया जाएगा, अलग नहीं होगा। आपने जितनी दूरी तय की है उस पर आधारित आपके फास्टैग से पैसा कट जाएगा टोल पर। आपको गाड़ी रोकना नहीं पड़ेगा। और टोल को वाजिब बनाने के लिए कि आपने जितनी दूरी NH पर तय की है या पैसा देने वाले सड़क पर तय की है या एक्सप्रेसवे पर तय की है, उतना ही पैसा आपसे लिया जाएगा। पैसा लेने का माध्यम है फास्टैग, जो आपके गाड़ी पर लगा रहेगा और आपका पैसा कट जाएगा उससे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, और आज का आखिरी सवाल यही रहेगा। फास्टैग के बारे में बताना है आपको। यह सीधे टोल भुगतान करने के लिए RFID तकनीक का उपयोग करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर तकनीक का। यह केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान द्वारा संचालित है। कौन से कथन सही होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है यहाँ पर। फास्टैग का संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में किया जाता है, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान नहीं है। भाई क्या है, तो इस दरअसल में इसका उपयोग NHAI करती है, NHAI करती है। इसका आंसर A हो जाएगा। आज का सवाल यही रखते हैं। कोई सवाल में अगर डाउट हो तो निस्संदेह बताइएगा। किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल को कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।